नमस्कार। आज हम बात करेंगे साफ तौर पर सोचने की कला के बारे में। एक किताब है रॉल्फ डोबेली की, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इसके कुछ ज़रूरी हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये किताब असल में उन भ्रांतियों के बारे में है, मतलब सोचने में जो हम गलतियां कर बैठते हैं ना, उनके बारे में। हाँ, कॉग्निटिव एरर्स जिन्हें कहते हैं। और ये कोई कभी कभार होने वाली चूक नहीं है ना? ये तो मतलब नहीं, ये तो सिस्टमैटिक है, एक पैटर्न है इनमें। हम बार बार एक ही तरह से तर्क से भटकते हैं। तो आज इन्हीं में से कुछ को समझने की कोशिश करते हैं, शायद इससे हम थोड़े बेहतर फैसले ले पाएं। जरूर। तो पहली चीज है सर्वाइवरशिप बायस। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। हम अक्सर कामयाब लोगों को ही देखते हैं, जैसे रॉक स्टार्स, सफल लेखक। हाँ, या बड़ी बड़ी कंपनियां। उनकी सफलता की कहानियां हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं नहीं हुआ वो लेखक जिनकी किताब कभी छपी ही नहीं, वो स्टार्टअप्स जो शुरू होते ही बंद हो गए। बिल्कुल, वो सब एक तरह से अनदेखे कब्रिस्तान में है। हाँ, वो हमें दिखते ही नहीं। और इसी वजह से हम शायद अपनी सफलता की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही लगा लेते हैं, है ना? किताब में वो रिक गिटार हीरो का उदाहरण है। हाँ, उसकी कहानी लुभाती है, पर उसके जैसे हजारों और भी तो थे जिनका कुछ नहीं बना। सफलता ज्यादा दिखती है, असफलता छिप जाती है। तो जरूरी है कि हम सिर्फ चमकती चीजों को न देखें। बिल्कुल, उन कोशिशों को भी समझे जो नाकाम रहें, उनके कारणों को जाने, तभी असलियत के थोड़ा करीब पहुंचेंगे। ये तो हुई सफलता की बात। एक और दिलचस्प चीज है स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। तैराकों का शरीर। हाँ, ये सवाल कि क्या उनका वैसा शरीर ट्रेनिंग से बनता है, या वो अच्छे तैराक ही इसलिए क्योंकि उनका शरीर ही वैसा है, तैराकी के लिए बना हुआ। किताब तो यही कहती है कि ज्यादातर मामलों में ये दूसरा वाला सच है। मतलब उनका शरीर उनकी मेहनत का नतीजा कम और चुने जाने का कारण ज्यादा है। अच्छा, सिलेक्शन फैक्टर है, रिजल्ट नहीं। हाँ, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, क्या वहां के छात्र इतने कामयाब इसलिए होते हैं कि हार्वर्ड उन्हें बनाता है? या हार्वर्ड उन्हें चुनता ही इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही बहुत काबिल होते हैं। एग्जैक्टली। या फिर वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देख लीजिए। हाँ, दिखाते हैं कि क्रीम लगाने से मॉडल सुंदर हो गई, जबकि सच ये है कि वो पहले से सुंदर थी, इसीलिए उन्हें चुना गया। ये भ्रम है, और ये हमें उन चीजों के पीछे भगाता है, जैसे ज्यादा पैसा कमाना या हमेशा खुश रहना, बिना ये सोचे कि क्या ये वाकई नतीजा है या चुनाव का आधार। बिल्कुल। और ये खुद पर भी लागू होता है। जैसे जो लोग पैदाइशी खुश मिजाज होते हैं, उन्हें लगता है मेरी पॉजिटिव सोच ही मेरी खुशी का राज है। हो सकता है उनका स्वभाव ही उन्हें पॉजिटिव बनाता हो। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, एक और चीज जिससे हम सब शायद कहीं ना कहीं जूझते हैं, संक कॉस्ट फैलेसी। ओ हाँ, डूबी लागत वाला तर्क। कभी हुआ ऐसा कि कोई बहुत ही बेकार फिल्म सिर्फ इसलिए पूरी देखी क्योंकि टिकट खरीद लिया था? हाँ, बिल्कुल। या कोई रिश्ता जो ठीक नहीं चल रहा, पर उसमें इतने साल लगा दिए, इतनी एनर्जी डाल दी, तो अब छोड़ना मुश्किल लगता है। यही है वो, हम किसी चीज में जितना ज्यादा समय, पैसा या इमोशन लगा देते हैं ना, उसे जारी रखने का दबाव उतना ही बढ़ जाता है। भले ही समझ आ रहा हो कि ये ठीक नहीं है। वो कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक जहाज का उदाहरण भी है इसमें। सरकारें जानती थीं कि प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, हाँ, आर्थिक रूप से, लेकिन इतना पैसा लग चुका था कि पीछे हटना नामुमकिन सा लग रहा था। तो तर्कसंगत क्या है फिर? तर्क तो यही कहता है कि जो लागत डूब गई उसे भूल जाओ, वो वापस नहीं आने वाली। फैसला सिर्फ इस बात पर लो कि आगे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। कहना आसान है। हाँ, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम जुड़ जाते हैं अपने निवेश से इमोशनली। और एक आखिरी चीज जिस पर आज बात करते हैं, जिसे डोबेली कहते हैं सभी भ्रांतियों की जननी, कॉन्फर्मेशन बायस। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये क्या है असल में? ये हमारी वो आदत है कि हम किसी भी नई जानकारी को या पुरानी यादों को भी इस तरह से देखते हैं कि वो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों से मेल खाए। अच्छा, मतलब हम वही चीजें नोटिस करते हैं जो हमारी बात को सही साबित करें। हाँ, और जो बातें हमारे विश्वास के खिलाफ जाती हैं, उन्हें हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें किसी और तरह से समझा लेते हैं। जैसे वो डाइट वाला उदाहरण था किताब में, कोई डाइट कर रहा है वजन कम करने के लिए। हाँ, वजन कम हुआ तो कहेंगे देखा डाइट काम कर गई, और अगर बढ़ गया तो कहेंगे अरे वो तो थोड़ा उतार चढ़ाव होता ही है, या कल पार्टी में ज्यादा खा लिया था। मतलब डाइट पर सवाल नहीं उठाएंगे, वो सबूत जो डाइट के खिलाफ है उसे डिस्काउंट कर देंगे। तो हम विरोधाभासी सबूतों को देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन का तरीका बड़ा कमाल का था। वो कहते थे कि जब भी उन्हें कोई ऐसा फैक्ट मिलता था जो उनकी थ्योरी के अगेंस्ट जाता था, हाँ, वो उसे फौरन नोट करते थे, बहुत ध्यान से,
क्योंकि उन्हें पता था कि दिमाग ऐसी चीजों को भूल जाने की कोशिश करता है जो हमें पसंद नहीं। तो एक्टिवली अपने ही विचारों के खिलाफ सबूत ढूंढना जरूरी है। साफ सोच के लिए तो बहुत जरूरी है, अपनी थ्योरी को चैलेंज करना। तो ये कुछ भ्रांतियां थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनके बारे में सिर्फ जान लेना क्या ये काफी है? क्या अब हम बच जाएंगे इनसे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और किताब में भी आगे इसका जिक्र आता है। शॉफर नॉलेज और डोमेन डिपेंडेंस जैसे आइडियाज हैं। शॉफर नॉलेज मतलब किसी चीज के बारे में बोलना या जानना अलग बात है, और उसे सच में समझना और अमल में लाना बिल्कुल अलग। जैसे कोई ड्राइवर जो मालिक की लिखी स्पीच पढ़ता है, वो जानता है क्या बोलना है, पर गहराई से समझता नहीं। अच्छा, तो इन भ्रांतियों के नाम जानना शॉफर नॉलेज जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और डोमेन डिपेंडेंस का मतलब है कि जो ज्ञान हमने एक जगह सीखा है, जरूरी नहीं कि हम उसे दूसरी जगह इस्तेमाल कर पाएं। ज्ञान आसानी से ट्रांसफर नहीं होता। तो फिर क्या है हल? शायद साफ सोच की कला का असली मतलब सिर्फ इन गलतियों को जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हमारे ज्ञान की सीमा कहाँ है, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानना, ये मानना कि हाँ, इस बारे में मुझे नहीं पता या यहाँ मेरा दिमाग मुझे धोखा दे सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है आप सही जगह पहुंची हैं। अपनी सीमाओं को जानना, विनम्र रहना और ये समझना कि कब हमें रुक कर सोचने की या किसी और की मदद लेने की जरूरत है, शायद यही इन भ्रांतियों से बचने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इस विचार के साथ शायद आज की बात यहीं खत्म कर सकते हैं। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ये। हाँ, बिल्कुल।